चलो देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। क्या क्या है चैप्टर नंबर 6? देख के भी आया है? क्या है चैप्टर का नाम बताओ? चैप्टर का नाम होगा चलो हेडिंग डालो पहले, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6। कौन है? क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6। चलो देखो, सबसे पहले किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर के बारे में हम लोग उसके बेसिक्स को जानते हैं। क्या जानते हैं? बेसिक को। तो देखो, बात करते हैं हम किसका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तुम लोग को हम बेसिक क्लास में पढ़ाए थे सेंट्रल डोग्मा, एक प्रोसेस था जिसमें कि हम बात करते थे किसके बारे में? डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, ये सब के बारे में बात करते थे और उससे होने वाले प्रोसेस के बारे में बात करते थे। तो सेंट्रल डोग्मा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करते चलते हैं तो डीएनए से डीएनए जब बनाते हैं तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। देन फिर वो डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जब वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर लेता है तो फिर किसका सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन्स का। तो इस चैप्टर में हम ओवरऑल देखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड का बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है क्या? डीएनए और आरएनए। ओवरऑल चैप्टर का जो थीम्स होगा वो किस पे बेस्ड होगा? डीएनए और आरएनए पे। और जस्ट उसी के प्रोसेस को हम आगे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो पढ़ेंगे क्या? रिप्लिकेशंस पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे रिप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन। और क्या पढ़ेंगे? तो जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे उसमें? तो हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? तो लैक एप्रोन के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेंट सिस्टम पढ़ेंगे और हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक ओवरऑल इस चैप्टर के मतलब बेसिक्स है, मतलब कि इतना सारा चीज़ को हमको स्टडी करना है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं इसको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 10 रहते हैं। कहाँ पे? नीट एग्जाम में। कहाँ पे रहते हैं बाबू? नीट। या तो 6 रह सकता है, या 7 रह सकता है, 8 रह सकता है, 9 या 10। मतलब कि एक तरह से समझो स्कोरिंग चैप्टर है। और क्लास 12 का सबसे एलोबरेट चैप्टर यानी सबसे बड़ा चैप्टर कौन है? तो यही है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर डीएनए का जो रिप्लिकेशन हुआ उसके बारे में पूरा थ्योरी है। फिर ट्रांसक्रिप्शन को अलग पढ़ते हैं, फिर ट्रांसलेशन अलग पढ़ते हैं, फिर जेनेटिक कोड अलग पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, लैक एप्रोन है। इतना सारा स्टडी करेंगे तो सोच लो, जितना बड़ा चैप्टर उतना ज़्यादा क्वेश्चन। और इस बार भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। और जैसे जैसे हम बताते चलेंगे वैसे वैसे चलते चलना है। और इसमें अच्छे से नोट्स को पढ़ना है, जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ना है। और क्या? और एनसीईआरटी को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो चलो देखो, इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे डीएनए और आरएनए से होने वाले प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला प्रोसेस हम लोग आएगा कौन बाबू? देखो, तो पहला प्रोसेस आएगा रिप्लिकेशन, लिखो। दूसरा प्रोसेस आएगा ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, लैक एप्रोन, then DNA fingerprinting, then HGP. HGP full form is Human Genome Project। चलो लिखो, ये सारा चीज़ को हम लोग 1 by 1 इसमें स्टडी करेंगे। चलो लिखो, लैक ओपेरन, हाँ OPERON, ओपेरॉन। पूरा रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया, कंप्लीट हुआ तुम्हारा?
उसको ठीक वीडियो से कर लेना, ठीक है। इसमें अब क्लास मत छोड़ना। हो गया? हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, ये सब चीज़ तो हम बचा चुके हैं, अभी बोल के निकले हुए हैं, तो ये सब लिख लिया। अब तो देखो इतना सारा टॉपिक है, पर एक एक टॉपिक अपने आप में मायने रखता है। समझ रहे हो बात को ना? बड़ा बड़ा टॉपिक है सारा। चलो चलो लिखो, न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड डीएनए एंड आरएनए। चलो फटाफट। Thus starts क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज ए डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में स्टडी करेंगे और आरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसका देखेंगे लोकेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए कहाँ? इन सेल। जब सेल का बात करते हैं तो उसके लोकेशन को देखेंगे कि डीएनए और आरएनए कहाँ पे होते हैं? सेल में। अब देखो थर्ड में बात करेंगे उसके कंपोनेंट का और फोर्थ में बात करेंगे उसके एडवांटेज का। तो ये सारा चीज़ अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ डीएनए कहाँ? इन सेल। तो देखो तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें होता है? जल्दी बताओ। यूकैरियोट्स में होता है, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो वहाँ पे अच्छे से डीएनए मिलेगा। समझ रहे हो बात को? दो तरह का डीएनए पढ़ाए थे, सर्कुलर पढ़ाए थे और लीनियर पढ़ाए थे। तो सर्कुलर डीएनए कहाँ होता है और लीनियर डीएनए कहाँ पे होता है, ये चीज़ को देखना है। तो ओवरऑल हम लोग पहले सेल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फिर उसमें लोकेशन देखेंगे कि आखिर डीएनए कहाँ पे है। वैसे तो डीएनए का बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। तो इतना सारा चीज़ का क्या होगा? डीएनए का लोकेशंस होगा। साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे, पूरा सेल्स देखेंगे यूकैरियोटिक का, और फिर उसके लोकेशंस को समझेंगे और फिर देखेंगे कैसे होता है। आखिर ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए कहाँ बनेगा? तो उसी सेल के अंदर बनेगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो वो डीएनए से कहाँ बनेगा? आरएनए बनेगा। यानी कि ओवरऑल क्या होगा? सारा स्ट्रक्चर किसमें मिलेगा? हमारे सेल में मिलेगा। चलो देखो ये इस लिखिए ना ये। चलो देखो डायग्राम बनाओ एक। फर्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का। किसका बात करेंगे बाबू? यूकैरियोटिक सेल का। क्या समझते हो
सर्कुलर डीएनए से और क्या समझते हो लीनियर डीएनए से? पहले ये बताओ, डिफाइन करो इसको। क्या? हाँ, और लीनियर में क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट रहेगा कि एब्सेंट रहेगा? लीनियर डीएनए। और सर्कुलर में? उल्टा बोल रहे हो ना। ये हिस्टोन और डीएनए रैप्ड, तो क्या हो गया? लीनियर ना हुआ। और जब हटा दिया हिस्टोन तो सर्कुलर ना हो गया। बेसिक वाला सारा चीज, इसलिए बोले थे बेसिक को कम से कम एक बार देखो सब उलट के। चलो फटाफट बनाओ इसको। चलो बना लो जल्दी फटाफट। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाओ। सुनिए, हो गया?
स्टार्ट करें? अच्छा लिख लो जल्दी। बता रहे हैं, देखो तो पहले बेसिक में सारा पढ़ लियो, इसे फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। सुनो देखो, करें स्टार्ट। देखो ये है क्या, यूकैरियोटिक सेल। क्या है? यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो बात कर रहे हैं किसका, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का बात करेंगे। और ये जो सेल का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी उसके पास डीएनए रहेगा। और जब ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जब ये डीएनए पाया जाएगा तो इस डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीएनए। वाई? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो पाया जा रहा है इसलिए इसका नाम न्यूक्लियर डीएनए। और कैसा डीएनए? तो लीनियर और डबल स्टैंडर्ड। लीनियर क्यों? क्योंकि उसके साथ हिस्टोन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब इसका बात करते हैं तो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म। ये तो पूरा साइटोप्लाज्म है। देखो देखो, अब यहाँ पे भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जा रहा है, और तुम्हारा कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जा रहा है। पर इस डीएनए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोल रहा है। वाई साइटोप्लाज्मिक डीएनए? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। तो ये सारा तो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डीएनए। तो देखो, और इसी को क्या बोल रहा है? ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर डीएनए, और इसके अलावा जो डीएनए पाया जा रहा है इसको बोल रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। समझ गए बात को? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, और ये कैसा होगा? तो डबल स्टैंडर्ड होगा। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। जो साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए पाया जा रहा है उसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? क्योंकि वो न्यूक्लियर डीएनए के अलावा और डीएनए पाए जा रहे हैं उस सेल में, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलेंगे। क्लियर हो गया? और ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो होता है उसका स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोन एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम बात करते हैं तो देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या बाबू? क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम का बात कर रहे हैं, राइबोसोम के बारे में तुम लोग समझते हो, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के बाद तो डीएनए है। देखो, इस क्लोरोप्लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बाबू? प्लास्टिड। लिख लो, इसको बोलेंगे प्लास्टिड। हाँ, ये पूरा को हम प्लास्टिड बोलेंगे। यहाँ पे हम जनरली प्लास्टिड लेके चल रहे हैं। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम जस्ट लिखेंगे ल्यूकोप्लास्ट और इसको लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? हो गया? देखो, हम बात कर रहे थे, टॉपिक का नाम था लोकेशन। किसका? डीएनए और आरएनए का। कहाँ लोकेशन? सेल में। ओवरऑल तो बात कर लिए, डीएनए तो सबको पता है कि कहाँ रहता है, पर अब हम इस सेल में हम किसका बात कर रहे हैं? आरएनए का बात कर रहे हैं। तो देखो, ये न्यूक्लियर डीएनए है, और न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आएगा इसको क्या बोलेंगे? आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? आरएनए। क्योंकि इसी डीएनए से तो आरएनए बनेगा ना, तो इसको बोलेंगे आरएनए। लिखो, देखो जस्ट इसी तरह का स्ट्रक्चर कहाँ रहेगा? राइबोसोम में रहेगा। अब देखो, जस्ट इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी रहेगा, और इस साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, और यहाँ पे भी रहेगा। ये जो जितना ग्रीन वाला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आरएनए। क्या है बाबू? आरएनए। हो गया? देखो, तो हम बात कर रहे थे किसका? कि सेल में डीएनए का लोकेशन क्या है और आरएनए का लोकेशन क्या है। अब तो हम दोनों चीज़ क्लियर हो गया कि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए का लोकेशन क्या है और आरएनए का लोकेशन क्या है। जब ये डीएनए रहेगा तब तो आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, यानी प्रोसेस क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो देख रहे हो, ये प्रोसेस जो हो रहा है अलग अलग जगह पे हो रहा है। देख रहे हो, इस न्यूक्लियस के अंदर में जो है डीएनए क्या हो रहा है? डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। लेकिन इसी चीज़ को हम उठा के कहाँ लेके चले जाए? कहाँ पे बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल में लेके चले जाए। तो वहाँ पे क्या होता है? ओवरऑल कंपार्टमेंट का डिवीजन नहीं होता है, सारा एक ही कंपार्टमेंट में होता है। तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही प्रोसेस में चलेगा। उस फैक्टर को हम लोग कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग फैक्टर। लेकिन अगर हम इसी बात को यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड कंपार्टमेंट होता है, यानी साइटोप्लाज्म अलग होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग होता है, यानी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहता है। तो न्यूक्लियस बीच में और चारों तरफ साइटोप्लाज्म रहेगा, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग चलेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कपलिंग रिएक्शन नहीं बोलेंगे। यानी अगर हम बात करें कि ट्रांसलेशन एंड
ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे कपलिंग फैक्टर्स होता है तो वहाँ पे बोलेंगे प्रोकैरियोट में होता है, लेकिन कहाँ पे कपलिंग फैक्टर नहीं होता है तो यूकैरियोट में होता है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड क्या है यहाँ पे न्यूक्लियस है और कंपार्टमेंटल का क्या है डिवीजन है। क्लियर हो गया? तो देखो एक बात को हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आखिर सेल में स्कैटर्ड फॉर्म में कौन बिखरा रहता है? स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरा हुआ रहना। क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ कौन है? देखो सेल को देख के, साइटोप्लाज्म नहीं, आरएनए बिखरा हुआ है। कौन बिखरा हुआ है? आरएनए। देख रहे हो चारों तरफ आरएनए बिखरा हुआ है ना, तो मोर स्कैटर्ड फॉर्म में कौन रहता है सेल में? तो लिख लो, क्वेश्चन लिखो, मोर स्कैटर्ड फॉर्म इन सेल डीएनए एंड आरएनए। मोर स्कैटर्ड मतलब छितर जाना, बिखरना। मोर स्कैटर्ड फॉर्म इन सेल, आंसर हो जाएगा आरएनए। मोर स्कैटर्ड फॉर्म इन सेल, तो सेल में जो बिखरा हुआ सबसे ज्यादा रहता है तो कौन रहता है? ये आरएनए रहता है। देख रहे हो ना? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो वो क्वेश्चन हो गया, अच्छा से क्वेश्चन लिख लेना, मिटा दे इसको ना। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना? चलो लिखो, बनाओ जल्दी। हो गया? चलो समझाओ इसको, समझाओ क्या है? हाँ हाँ सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। और बोलो और क्या हो रहा है? देखो प्रोसेस, हाँ तो कौन सा प्रोसेस हो गया जरा देखो। देखो डीएनए से आरएनए बन रहा, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या हो रहा? ट्रांसलेशन हो रहा ना। सारा कहाँ चल रहा बताओ? एक ही कंपार्टमेंट में चल रहा, तो प्रोकैरियोट में चल रहा। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, इसलिए सारा चीज़ क्या हो रहा है? एक ही में हो रहा। समझ गए बात को? तो ये साइटोप्लाज्म हो गया पूरा, ये सर्कुलर डीएनए हो गया, इस डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए बना तो रिप्लिकेशंस ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। यानी एक ही कंपार्टमेंट में सारा चीज़ चल रहा। समझ रहे बात को ना? तो देखो ना तो ट्रांसक्रिप्शन अलग हो रहा ना ट्रांसलेशन अलग हो रहा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा था? दोनों अलग अलग जगह। चलो नोट करना।
न्यूक्लिक एसिड का ही बात कर रहे थे, तो अब लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय। लिखो एफ मेस्टर साइंटिस्ट का नाम है। ये एफ मेस्टर साहब जो थे ये न्यूक्लियस के बारे में बताए थे, लेकिन किसमें बताए थे? पस सेल में। किसमें बताए थे? पस सेल। अभी बताते हैं पस सेल होता क्या, ठीक है ना? हाँ हाँ, इन न्यूक्लियस। हाँ बता रहे थे, ये पस सेल को लेके बताए थे, ठीक है ना? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, इसको लिखो पस सेल। हाँ पस होगा, एस होगा केवल। देखते हो? अच्छा लिखो पहले। क्या है? वो पस अलग चीज़ हो जाता है बाबू, PUS अलग चीज़ हो जाएगा। ये बायोलॉजी का पस है, पस। देखो सुनो, ये जो थे डिस्कवर्ड कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, एफ मेस्टर साहब बताए थे, ठीक है ना? ये कहाँ पे खोजे थे न्यूक्लियस को? तो पस सेल में। देखो चोट लग जाता है, चोट लगने के बाद पस देखते हो ना, पस बन जाता है। अगर चोट लग गया, छिल गया तो पस टाइप का हो जाता है ना, उसी पस के बारे में बता रहे थे कि पस सेल से उसका क्या न्यूक्लियस का डिस्कवर किए। तो इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करो, देखो बताते इसमें क्या होता है। क्या लिखे हैं? न्यूक्लिन। क्या है बाबू? पहले लिखो फिर समझाएंगे हम। चलो हो गया, लिख लो जल्दी। डेंस है, डेंस। देखो चैप्टर के हिसाब से इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस रहेगा कि साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए कि कौन साइंटिस्ट क्या किए थे, यानी मैक्सिमम साइंटिस्ट यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना?
तो जितना कम से कम जितना एनसीईआरटी में साइंटिस्ट है वो टिप ऑफ टंग होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। तो पहला साइंटिस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं एफ मेस्टर साहब के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या किए, इन न्यूक्लियस ऑफ कहाँ पे, पस सेल में, यानी चोट लगा, चोट लगने के बाद पस बनता है, उसी सेल को लेके ये क्या है, न्यूक्लिन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, न्यूक्लिन। तो मान लो सपोज दैट हम पस सेल का बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो चोट लगा वो चोट जो लग गया, उंड हो गया, घाव हो गया, पस बन गया, उस सेल को ले लिए, और उस सेल का ले लिए तो स्ट्रक्चर्स हो गया। अब उस सेल है तो यूकैरियोटिक सेल, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो देखो ये सेल हो गया पूरा, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डेंस मटेरियल पाया जा रहा है, और उसका कैसा प्रॉपर्टीज़ है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, शो कर रहा। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन कहाँ पाया जा रहा है बताओ, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। तो ये बात कौन क्लियर की है, मैस्टर साहब क्लियर की है कि ये जो न्यूक्लिन जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा, और ये पाया कहाँ जा रहा, तो पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा। कहाँ पाया जा रहा, पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा। तो देखो कॉल्ड इट न्यूक्लिन, और कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे, प्रोसीड करते जाएंगे, तो और साइंटिस्ट आएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इतना लिख लिया तब तक। अच्छा इधर लिख देते हैं, लिखो। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, न्यूक्लिन टर्म गिवन बाय, पहला क्वेश्चन बाबू कौन होगा, आगे ना क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, नीट पूछ चुका है, याद रखना है। पहला क्वेश्चन तुम लोग का, न्यूक्लिन टर्म गिवन बाय। यहाँ पे और अच्छे से हम लोग लिख दे तो 1869 पे लिख देंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे बाबू, 1869 में। हाँ, एफ मेस्टर कब, एकदम याद होना चाहिए, देख रहे हो ना, हाँ ईयर में। बीस 25 साइंटिस्ट से ज़्यादा ही होगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, हम एक क्या करेंगे तुम लोग को ना, कि जैसा चैप्टर पढ़ाएंगे तो तुम लोग को साइंटिस्ट का नाम एक जगह दे देंगे, ठीक है ना, सारा लिखा हुआ टर्म के साथ हम जेरॉक्स करा के तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग लिख लेना। चलो इतना हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बता। चलो देखो अब क्या होगा, अब आगे की ओर पढ़ेंगे। अब देखो ये तो टर्म क्या दिए थे, क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखे, द टर्म न्यूक्लिक एसिड, क्या है, न्यूक्लिक एसिड। चलो लिखो, वाज क्वाइंड बाय, देखो दूसरा क्वेश्चन तुरंत फॉर्मेस, क्वाइंड बाय, देखो दूसरा क्वेश्चन बन गया। टर्म दिए थे कौन, एफ मेस्टर साहब, और द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज क्वाइंड बाय कौन दिए थे, तो दूसरा साइंटिस्ट आ गया तुरंत, मतलब उस टर्म को है ना वो किए, क्या एक्सप्लेन किए, एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। अल्टमैन नाम है इनका, हाँ अल्टमैन साहब, दूसरा साइंटिस्ट आ गया अल्टमैन, याद कर लेना। इसका ईयर नहीं है, इसमें केवल अल्टमैन याद करो तुम लोग। देखो क्या क्या क्वेश्चन लिखा है, कितना क्वेश्चन अभी तक बताया, पहला क्वेश्चन नहीं, कौन कौन क्वेश्चन था, जल्दी बोलो। आरएनए हो गया, दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो वो न्यूक्लिन बोले थे, और ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, एसिड है। क्या बोले अभी कि जो वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर पाया, डेंस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, उसमें कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा था, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड आरएनए। अल्टमैन डी है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड किसको बोले थे, डीएनए और आरएनए को। तो फुल फॉर्म तो समझो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी देख रहे हो वही जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा, वही न्यूक्लिन, वही न्यूक्लिक एसिड, और उसी से डीएनए और आरएनए। समझ के बात को ना, यानी कि कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी।
चलो पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलो लिखो। बेसिक से कुछ पता चल रहा है कि सब आ रहा है? अभी पूछेंगे तुम लोग से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। हाँ तो पेशेंट देखने जाना है तो बोलना आ रहा है 2 मिनट में दवा का नाम याद करके। हो गया? चलो देखो क्या समझते हो पॉलीमर का मतलब, क्या समझते हो मोनोमर का मतलब, समझो। देखो बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा तो उसको पॉलीमर बोलेंगे। तो एक सिंपल का बात कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, और ये बहुत सारा मिल के चैन बना ले रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखो पॉलीमर चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बताओ हमको कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। हाँ देखो अगर हम इसका सिंगल का बात करें तो ये क्या हो गया, मोनोमर हो गया। लेकिन बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ दे तो पॉलीमर हो जाएगा, और बहुत सारा पॉलीमर मिलकर किसका फॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। समझ गया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। 1 मिनट समय दे रहे हैं, जल्दी से करो। 5 सेकेंड हो भी गया, चलो जल्दी करो, बताओ जल्दी। राइट नाउ एन का मतलब क्या, एन का मतलब क्या, ये भी नहीं समझ रहे हो। सब बेसिक में पढ़ाए थे, सब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सब भूल गया। बेस शुगर फॉस्फेट पढ़ाए थे, वहाँ पे पढ़ाए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिख रहे हो? चल हाँ, कहीं ना कहीं तो पढ़ाए जरूर होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, हाँ नहीं पढ़ा है, जाके पलट के देखना तो जरा न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन जाके तो पढ़ना तो जरा। आ गया याद? गलत बात है, हमको याद रहता है, मेरा मेमोरी पावर ठीक है। ई चैप्टर तुम लोग समझ गया तो समझो हम अच्छा पढ़ाते हैं। ई चैप्टर तुम लोग समझ गया तो समझो कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? मेरे पास लेके आओ, मेरे पास लेके आओ।
चलो देखो, आ जाओ, ये देखो अब क्या बता रहे हैं बताओ। देखो पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बता दिए, तो देखो सिंगल में क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड, और इसको बहुत सारा को जोड़ देंगे न्यूक्लियोटाइड को, तो क्या बन जाएगा पॉलीमर बन जाएगा, और वही पॉलीमर किसका फॉर्मेशन करा देगा। तो देखो यहाँ दो टर्म आता है, पहला टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का बात करेंगे तो बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, क्या रहेगा बेस शुगर फॉस्फेट, ऐसे भी कर सकते हैं बेस शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। अब इसका बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड, साइड जहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ से क्या फॉस्फेट ग्रुप को हटा देंगे, समझ गए बात को। तो देखो क्या हो गया, अब एन बेस हो गया और पेंटोज शुगर हो गया। देखो इसको पूरा को लेंगे तो नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा पेंटोज शुगर पाया जाएगा। पेंटोज मतलब 5 शुगर का कंपाउंड पाया जाएगा, यानी कि 5 रिंग, बेंजीन पढ़ते हो ना उस तरह का कैसा रहेगा 5, ठीक है 5 कार्बन का, तो उसको पेंटोज शुगर बोलेंगे, और एक ग्रुप पाया जाएगा फॉस्फेट, समझ रहे हैं। और देखो और इसमें क्या पाया जा रहा है, केवल एन बेस पाया जा रहा है और पेंटोज शुगर पाया है। तो देख लो एक बार न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब देखो इसी का कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं ऊपर, चलो इसको मिटा रहे हैं। चलो क्या बोले थे न्यूक्लियोटाइड में, जल्दी बताओ। एन बेस और बताओ दूसरा बेस प्लस शुगर, क्या रहेगा। बार बार एन बेस बोलने का, एन बेस बोलने का जरूरत नहीं है, सिंपली बेस बोल सकते हैं और शुगर बोल सकते हैं। चलो अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। क्या हुआ बताओ, ये क्या लिखे जल्दी बोलो। चलो ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स। क्या होगा बताओ। गुड, क्या होगा बताओ। चलो बनाओ जल्दी। बना रहे हो।
हो गया? चलो देखो समझते हैं, चलो आ जाओ। देखो न्यूक्लियोटाइड का बात कर रहे थे तो इसके पास क्या था, एन बेस, शुगर, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का बात कर रहे थे तो शुगर और फॉस्फेट। तो देखो हम इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। देखो बात करते हैं तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये शुगर हो गया और इधर एन बेस हो गया। यानी मान लो एस हम हो गए, शुगर हम हो गए, इधर क्या हो गया और इधर क्या हो गया। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ रहेगा, यानी शुगर बीच में रहेगा और अगल बगल क्या निकला रहेगा, एन बेस। और तो डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए का, तो वहाँ पे तुमको यही मिलेगा क्या, तो बीच में शुगर और अगल बगल क्या, एन बेस। क्लियर हो गया? तो देखो उसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हैं, तो इधर फॉस्फेट है, इधर शुगर है, इधर एन बेस है। तो देखो जब हम एस और एन बेस का बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड हो गया डायग्राम में, और तीनों को मिला दे रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन हम इस पूरे टर्म को मिलाएंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज ए मोनोमर फॉर्म। कैसा फॉर्म, मोनोमर। मोनोमर, देखो मोनोमर, मोनो मतलब क्या, सिंगल के बारे में बात कर रहा। लेकिन अब इसी को हम मिला दे तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये पॉलीमर हो जाएगा तो बहुत बड़ा चैन बन जाएगा, बहुत बड़ा चैन। ये तो हम 4 दिखाए हैं, इससे और ज़्यादा चैन्स बनता है और बहुत ज़्यादा चैन बनेगा तो मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या, बड़ा। यानी डीएनए और आरएनए कैसा मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। यानी जब हम पूरे को मिला देंगे तो डीएनए और आरएनए बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो देखो जब हम सारे को मिला दिए तो पॉलीमर का फॉर्म हो गया, लेकिन जब हम एक सिंगल का बात कर रहे हैं तो मोनोमर का फॉर्म हो गया। और मोनोमर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यानी डीएनए क्या है, तो डीएनए और आरएनए कैसा फॉर्म है, पॉलीमर फॉर्म है। और कैसा है, बहुत बड़ा चैन है, तो उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो लिखा होगा तुम्हारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, डीएनए इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल सब्सटेंस। बताएगा ना? तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इतना लिख लिए, लिखो एक चीज़ नोट करके, डीएनए एंड आरएनए आर मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या है बाबू, मैक्रो मॉलिक्यूल। देखो अब यहीं पे बात करेंगे, ये शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इधर भी शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, इधर भी शुगर से फॉस्फेट। लेकिन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आगे चल के आगे के डायग्राम में हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है शुगर और फॉस्फेट। तो क्लियर हो गया कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को लेंगे तो मोनोमर का फॉर्म होगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को मिला देंगे तो पॉलीमर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा पॉलीमर होगा तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इसलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स होता है, डीएनए एंड आरएनए आर ए मैक्रो मॉलिकुलर फॉर्म। मैक्रो मतलब क्या, बता, बड़ा। क्वेश्चन बैंक में रिप्रोडक्शन में तुम लोग के जन्म का पहले का क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो उससे हड़बड़ाना मत सब। तो अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए नहीं बन रहा होगा। कॉपी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, स्टार्टिंग का कॉपी। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब कब का बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी चेंज हुआ था, यानी पहले का 90, 92, 93, 94, 96 थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा, क्योंकि उस समय थ्योरी एलोबरेट था। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है, तो अब बनेगा जो पढ़ा है। इसलिए जो नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना ऑफिस में आकर, ठीक है? नहीं, हम बता देंगे कुछ। अब एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड पढ़ाए हैं हम, नहीं ना पढ़ाए हैं, पहले पढ़ना था, लेकिन अब तो नहीं है सिलेबस में। एलिफेंट का तो नहीं है गेस्टेशन पीरियड, तो क्यों पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए वो पहले का क्वेश्चन है, उसके बारे में बताएंगे क्या करना है उसके लिए। चलो टॉपिक डालेंगे पहला हम लोग, क्या बाबू, एन बेस। क्या डालेंगे, एन बेस। एन बेस का मतलब क्या होता है बताओ, 2 टाइप। कितना टाइप बाबू, 2 टाइप। लिखो, नाइट्रोजन बेस 2 तरह का होता है। पहला होता है पैरामिडिन्स, दूसरा होता है प्यूरिन है, प्यूरिन, पायरिन नहीं लिखे हैं, प्यूरिन।
क्या होता है, कुछ समझ रहे हो? आ रहा कुछ समझ में? आ रहा है समझ में? एनसीईआरटी है, निकालो। अच्छा लिख लो पहले। चलो लिख लो फुल फॉर्म। एडानिन होगा तो एडामाइन कहाँ से पढ़ रहा तू? ठीक है अब स्टार्ट करें। चलो देखो अभी हम क्या पढ़ाए थे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ाए थे ना। तो वहाँ पे क्या था, बेस था, शुगर था और फॉस्फेट था। तो वो तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग। तो पहले कौन पढ़ रहा है, एन बेस यानी नाइट्रोजन बेस पढ़ रहा है। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, पेंटोज के बारे में। फिर किसके बारे में, फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एन बेस कितना तरह का, दो टाइप का, पहला पैरामिडीन और दूसरा प्यूरिन। तो पैरामिडीन को याद करेंगे क्या, कट। पैरामिडीन को कट कर दो, क्या कर दो, पैरामिडीन को कट कर दो। कट करने पे क्या तो बताओ, सी से साइटोसिन, सी से थायमिन, यू से यूरासिल। तो पैरामिडीन में कौन कौन आया बताओ, कट यानी साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। और यही बात करेंगे प्यूरिन का, तो प्यूरिन में कौन आएगा। तो देखो दो तरह का बेस पाया जाता है, कौन, पैरामिडीन बेस और प्यूरिन बेस। समझ गए बात को। तो पैरामिडीन में कट और उसमें एजी, यानी कि टोटल को मिला ले तो एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ये हो गया। तो ये टोटल तुम्हारा क्या हो गया, ये एन बेस हो गया। क्या हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया। इसी को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो नाइट्रोजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला हो गया क्या, पैरामिडीन और दूसरा हो गया प्यूरिन। अब हम इसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पैरामिडीन का स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग किसका, प्यूरिन का स्ट्रक्चर। हेडिंग डालो पैरामिडीन्स। जिनके अंदर कौन रिंग रहेंगे, जल्दी बताओ। पैरामिडीन कौन रहेंगे, पैरामिडीन रिंग। अच्छे तुम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़े क्या केमिस्ट्री में, कंप्लीट हो गया नॉमेनक्लेचर। बेंजीन तो सब पढ़ा होगा बचपने से जी। बेंजीन जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो ऐसा ड्रॉ करो स्ट्रक्चर्स। लिखो जल्दी से।
जस्ट लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? बेंजीन की तरह। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? यही ना होता है जी। चलो एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, तुम लोग बनाना है क्वेश्चन को। चलो लिखो, बनाओ उसको। नोटिंग नोट कर दो। नोट का मतलब होता है नन ऑफ दिस। चलो बनाओ, दिमाग लगा, तुम ही लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। लिख लिए क्वेश्चन? क्या आंसर है? कैसे? बिकॉज क्यों बोलो? हम इस स्ट्रक्चर से पूछ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर से तुम इसको हेटेरोसाइक्लिक कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, आंसर सबका क्या है? हेटेरोसाइक्लिक। आंसर सबका क्या है जल्दी बताओ? हेटेरोसाइक्लिक कर दे, ठीक ना? चलो मान लिया हेटेरोसाइक्लिक है, क्यों है? क्यों है? पैरामिडिन रिंग किसके अंदर आया? एन बेस के अंदर। अब मेरा क्वेश्चन है एन बेस हेटेरोसाइक्लिक, पैरामिडिन के बारे में। एन बेस हेटेरोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, या हेटेरो या होमो दोनों, या फिर नन? तुम लोग का आंसर है हेटेरोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक है तो क्यों? बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा बोलो, जब तक नहीं सीखोगे तब। क्या है? हाँ सही आंसर है। चलो देखो, तो साफ से बोलना चाहिए ना। देखो कैसा हो गया, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जा रहा, और क्या यहाँ पे नाइट्रोजन, और क्या है? कार्बन। तो दो डिफरेंट टाइप का पाया जा रहा है ग्रुप, इसलिए क्या हो जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक। याद रखना क्या होगा? हेटेरोसाइक्लिक। हो गया? ब्लू नहीं है यहाँ, ब्लू नहीं है एक भी। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, निकल जाए। चलो देखो, देखो आज तो यहीं तक पहुँच पाए हम। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि अब हमको क्या कट के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में? कट, यानी साइटोसिन का अलग स्ट्रक्चर्स, फिर उसका किसका अलग स्ट्रक्चर? थाइमिन्स का अलग, और यूरासिल का अलग स्ट्रक्चर। और सारे स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हम लोग का इस पैरामिडिन के स्ट्रक्चर्स पर रहेगा, ठीक है?